वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन प्लेटफॉर्म एजुस्विच। और मैं आपका मैथ्स मेंटर योगेश सर आपके सामने लेकर के आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ ऑल द चैप्टर्स। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका एग्जाम आपके नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है आपकी जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए आपके योगेश सर आपके सामने आ चुके हैं। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स वेटेज क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली जो आपकी यूनिट है वो है नंबर सिस्टम, जिससे चैप्टर आना है रियल नंबर्स और उसका जो वेटेज है वो है 5 मार्क्स का। तो आइए जानते हैं कि उसके फंडामेंटल्स क्या है। तो रियल नंबर्स में सबसे पहले आपको पढ़नी है, देखिए डिवीजन एल्गोरिथम तो आप बचपन से पढ़ते चले आए हैं और अगर उसी चीज को हम लोग आगे फॉलो अप करते हैं तो आपने समझा कि अगर कोई आपके पास मान लेते हैं कि f ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है और अगर आप उसे g ऑफ x से डिवाइड कराते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो क्वोशिएंट है वो आएगा q ऑफ x एंड रिमाइंडर आएगा r ऑफ x। तो दैट कंडीशन यहां पर अगर आपने पढ़ रखा है ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, दैट मींस कि यहां पर f ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x इनटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। दैट इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम और इसी का एप्लीकेशन आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। देन आफ्टर जब आप इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको HCF एंड LCM के कुछ क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। तो HCF एंड LCM तो आपको फाइंड करना आता ही है। तो HCF क्या होता है, देखिए HCF की अगर हम लोग बात करते हैं, मान लेते हैं कि हमें X एंड Y का HCF फाइंड करना है, तो X एंड Y का जो भी लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अगर हम लोगों को यहाँ पर LCM फाइंड करना हो बिटवीन 2 डिजिट्स सच एज X एंड Y आर 2 डिजिट्स, तो इन दोनों के जो भी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स हमें कॉमन मिलेंगे और उसके अलावा जो भी बचेंगे बाकी के रिमेनिंग उन सभी का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए LCM हो जाएगा। चलिए अगर कहीं पर HCF की कंडीशन में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हमें मिलते हैं तो वहां पर HCF होता है 1। अच्छा, सेकंड थिंग, कहीं पर भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपको 2 डिजिट्स गिवन हो, उनका HCF गिवन हो और आपको क्वेश्चन में कहा जाए फाइंड द LCM, देन आफ्टर आप क्या करोगे, तो वहां पर आपको एक रिलेशन याद रखना है, कौन सा, फर्स्ट डिजिट इनटू सेकंड डिजिट इज इक्वल्स टू HCF इनटू LCM। तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, यहां पर फर्स्ट चैप्टर में आपसे ये सारी की सारी चीजें पूछी जाने वाली हैं। देन आफ्टर अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका वो होगा अलजेब्रा का। अलजेब्रा हमारा वेटेज रखता है 11 मार्क्स का डियर स्टूडेंट्स, और ये 11 मार्क्स हमारे कैटेगराइज होते हैं इनटू 2 चैप्टर्स, पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें पॉलिनोमियल्स की, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर पॉलिनोमियल्स तो आपने पढ़ रखा है। पॉलिनोमियल जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहां पर पढ़ना है अबाउट टू लीनियर पॉलिनोमियल। देन आफ्टर आपको पढ़ना है, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल के बाद आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद आपको पढ़ना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अब यहां पर हम लोग अगर इनकी बात करें 1 by 1, लीनियर पॉलिनोमियल मींस टू से ax प्लस b। अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो ये हो जाएगा आपके लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और अगर हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो ये होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। नाउ अब लीनियर पॉलिनोमियल की तो ज्यादा बात नहीं की जाएगी, आपसे बात की जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल की। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां पर आपसे पूछा जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के प्रॉपर्टीज के बारे में, तो चलिए आइए हम इन्हें डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा फाइंड द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको पता होगा कि इसकी डिग्री होती है 2।
देन आफ्टर आपसे पूछा जाएगा कि इसके नंबर ऑफ जीरोज या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या फिर रूट्स कितने पॉसिबल हैं। तो आपको पता है कि जो डिग्री होती है वही होते हैं नंबर ऑफ जीरोज। तो यहां पर हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पार्ट 2 है, तो यहां पर जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे डियर स्टूडेंट्स वो हो जाएंगे आपके लिए 2। देन आफ्टर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आखिर उनके रूट्स को किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा एंड बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, अगर आपके पास अल्फा एंड बीटा गिवन है देन आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये चीज आपको याद रखनी है। अभी हम लोग अगर प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो वहां पर रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट भी पूछा जाता था जो कि आपको इंडिकेट करना होता था, लेकिन यहां पर ऐसा किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। यहां पर आपसे कुछ वेरिएबल टर्म्स की वैल्यूज पूछी जा सकती हैं, जैसे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड ऑल दैट। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास है, और अगर हम लोग इसकी डिग्री की बात करते हैं तो इसकी डिग्री होती है 3, और यहां पर अगर डिग्री 3 है तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे 3। और इसके जो रूट्स होते हैं उन्हें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा बीटा एंड गामा से। चलिए अल्फा बीटा गामा से हम लोग इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए, ये होते हैं रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट्स। लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा इफ two roots are given of the cubic polynomial then find the another root of the cubic polynomial। तो आपको क्या करना है, सच दैट मान लेते हैं कि हमारे पास एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, और आपसे बोल दिया गया कि इसके रूट 2 एंड माइनस रूट 2 है। तो रूट 2 माइनस रूट 2 अगर आप इन दोनों को सॉल्व करो, देखिए एक बार x की वैल्यू रूट 2 आ रही है और एक बार x की वैल्यू आपको मिल रही है माइनस रूट 2। तो इस कंडीशन में एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू हो गया 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आप इससे इस पूरे के पूरे क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करा दीजिएगा, जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो आपके पास, और वहां से आपको थर्ड रूट मिल जाएगा। अगर बाई चांस आपके पास केवल और केवल सिंगल रूट गिवन है, बाई चांस मान लीजिए यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ दे दिया जाए कि इसका एक रूट x इज इक्वल्स टू 1 है, तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, आप इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करा दोगे, और आपके पास जो क्वोशिएंट में बचेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा क्वाड्रेटिक। और उस क्वाड्रेटिक को जब आप स्प्लिट करेंगे देन आपको रिमेनिंग 2 टर्म्स यानी रिमेनिंग 2 रूट्स मिल जाएंगे। चलिए यहां तक की बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। ये टर्म था हमारा पॉलिनोमियल का। अब हमने आपको बताया कि अलजेब्रा में जो टोटल नंबर ऑफ वेटेज है वो है 11 मार्क्स का। तो क्या 11 मार्क्स पॉलिनोमियल से आना है? नहीं, 11 मार्क्स पॉलिनोमियल से नहीं आना है। हमारे पास यहां पर नेक्स्ट चैप्टर भी होगा, और वो नेक्स्ट चैप्टर होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की अगर हम लोग बात करें, so dear students, it is a very simple chapter, pair of linear equations in 2 variables, pair of linear equations in 2 variable। देखिए अब अगर हम लोग इसके फंडामेंटल एंड फॉर्मूलाज की बात करें तो लीनियर इक्वेशन तो आप सभी लोग जानते हो, बिल्कुल, ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0। लेकिन यहां पर आपसे कहा गया है 2 वेरिएबल, तो ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब आपसे पेयर ऑफ भी कहा गया है, मीन्स टू से एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो आपने यहाँ के कोफिशिएंट्स को a1 b1 c1 लेट कर लिया, और यहाँ के कोफिशिएंट्स को a2 b2 c2 कंसीडर करेंगे। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर यहां पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन बनने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके पास सॉल्यूशंस के। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देयर आर 3 मेथड्स। सबसे पहला जो मेथड है वो ग्राफिकल अप्रोच है। तो ग्राफिकल अप्रोच के क्वेश्चंस पहले आते थे, लेकिन अब आपको ग्राफिकल अप्रोच पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की नीड नहीं है। अच्छा, सेकंड मेथड की अगर हम लोग बात करें तो वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड।
सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको डेली क्लासरूम में भी पढ़ाया गया है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के हमारी प्रीवियस वीडियोस को सर्च कर सकते हैं और समझ सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको जो न्यू अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड की अगर हम लोग बात करते हैं, देन आफ्टर हम लोगों को जो थर्ड मेथड अप्लाई करना होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। पहले देखिए, एलिमिनेशन मेथड सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है और सबसे इजीएस्ट मेथड है। आपको एग्जाम में ये कभी नहीं देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय दीज मेथड्स, कभी नहीं आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी होगी और x की वैल्यू फाइंड आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास सबसे इजीएस्ट मेथड होगा एलिमिनेशन मेथड। तो ये मेरा सजेशन है आप सभी लोगों को कि आप एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करें। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी पहले हमें पढ़ना होता था, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पूरी तरीके से सीबीएसई ने इस बार डिक्लाइन करा हुआ है और आपको वो नहीं पढ़ना है। आपको ये सारे के सारे मेथड्स हमारी प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे और उन सभी से आपको ये चीजें मिल जाएंगी। देन आफ्टर आपको एक और चीज पढ़नी है, आपको पढ़ना है कि यहां पर इन थ्री मेथड से जो भी सॉल्यूशंस आते हैं वो कंसिस्टेंट हैं या अनकंसिस्टेंट हैं। चलिए, यहां पर दो बातें आपको पढ़नी होंगी। कौन सी? सबसे पहले कंसिस्टेंट एंड देन आफ्टर अनकंसिस्टेंट। अब आपके मन में होगा कि सर आपने पढ़ाया तो है पर हमें याद नहीं आ रहा है। तो कंसिस्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो कहीं पर भी अगर यूनिक सॉल्यूशन आपको मिले, क्या मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन, और इसके लिए भी आपको क्राइटेरिया पढ़ाया गया है, याद आया? a1/a2 डज नॉट इज इक्वल्स टू b1/b2। तो यूनिक सॉल्यूशन अगर आपको मिलता है तो कंसिस्टेंट होगा। अगर आपको कहीं पर भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं तो वो भी आपके लिए क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? वो भी आपके लिए कंसिस्टेंट होगा। और अनकंसिस्टेंट की कंडीशन आपको कहां पर मिलेगी? आपको मिलेगी नो सॉल्यूशन में। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा पार्ट लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। अब हम लोग विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारे लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप सभी के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा टफ पार्ट लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी टफ नहीं है अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा है तो वेरी गुड, और अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, आइए ये बात हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन आफ्टर बात करेंगे फॉर्मूले की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आपको पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा? आपको पढ़ना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? अगर बाई चांस आपके पास कोई लाइन है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई लाइन हो गई ए एंड बी, और ए बी लाइन हो गई हमारे पास। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है x1, y1, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है x2, y2, और आपसे बोला गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे लिए x1 माइनस x2 टू दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 टू दी होल स्क्वायर। क्लियर? आप चाहें तो x2 एंड y2 को पहले भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर यहीं पर आपसे बोल दिया जाए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो उस कंडीशन में x1 y1 तो 0,0 हो गया ना, तो आपके लिए जो कंडीशन अप्लाई होगी वो हो जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की रूट वैल्यू। ये चीज याद रखिएगा, अगर आपको कहीं पर भी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछा गया है तो हो जाएगा रूट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चलिए, देन आफ्टर आपको सेकंड कंडीशन में पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला। और अगर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला की बात करें तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास ए बी कोई लाइन है और हमने बोला कि कहीं पर कोई पॉइंट हमने पी रख दिया। अब अगर हमने पॉइंट पी यहां पर प्लेस किया है तो वो ए बी लाइन को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। हमने लेट कर लिया कि ये रेशियो हमारे पास हो गया m1 एंड m2। अब अगर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसके डेफिनाइट या कांस्टेंट कोऑर्डिनेट्स भी होंगे ना। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने लेट कर लिए x, y। तो अब ये कहां से आएंगे डियर स्टूडेंट्स? आइए ये जानते हैं। तो यहां पर जो सेक्शन फॉर्मूला में x एंड y के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास आएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2।
ये तो हो गया आपकी एब्सिसा के लिए। देन आफ्टर अगर ऑर्डिनेट का चाहिए तो आपके लिए सेम फॉर्मूला m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। और सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज आप बिल्कुल भी ना भूलें। और सेक्शन फॉर्मूला में आपको क्या क्या लर्न रखना है कि अगर कोई भी 2 पॉइंट्स हैं और उनके बीच कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जो उन्हें इंटरसेक्ट करता है या मान लीजिए किसी भी रेशियो में डिवाइड करता है, तो वहां पर आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा फाइंड कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स के लिए आपके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और सेकंड मिलेगा फाइंड द रेशियो, तो फाइंड द रेशियो की कंडीशन में आपको जो रेशियो लेट करना है वो लेट करना है k:1। ये चीज आपको याद रखनी है और बिल्कुल अगर आप ये चीजें याद रखेंगे तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ आप ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। एक बार की बात है, मेरा एक ऐसा तो नहीं कह सकते हैं फ्रेंड था क्योंकि काफी बड़ा था मुझसे, लेकिन उसे कोई भी चीज समझाओ ना तो वो क्या करता था, उसको तुरंत एक्सेप्ट तो कर लेता था लेकिन फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देता था। तो अगर वो फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देता था तो क्या होगा, सोचो सोचो सोचो, फॉर्मूले अगर आपके माइंड से स्लिप होंगे तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं जाकर के तो रॉन्ग हो ही जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूले पर आपको स्पेशल कंसीडर करना है, स्पेशल मेंशन करना है और इसके लिए फॉर्मूले सारे के सारे लर्न करिएगा। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। और नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है ज्योमेट्री का। और ज्योमेट्री में केवल और केवल आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रायंगल्स। चलिए तो ट्रायंगल्स की तरफ मूव करेंगे और ट्रायंगल्स के जानेंगे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ स्पेशल क्वालिटीज के बारे में और वहां से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाने वाले हैं इसके बारे में। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे अब ट्रायंगल्स की। चलिए सो डियर स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आपको पढ़ना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसी को हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम, और इसी को हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम। ये क्या है कि अगर कहीं पर भी आपको कोई ट्रायंगल गिवन है और थर्ड साइड के पैरेलल कोई भी साइड अगर आपने ड्रॉ करी है तो उस कंडीशन में क्या होगा, सच दैट मान लीजिए ये आपके पास कोई ट्रायंगल है ABC और आपने BC साइड के पैरेलल एक साइड ड्रॉ कर ली जो कि है DE, DE इज पैरेलल टू BC। देन यहां पर आपको कौन से क्राइटेरिया फॉलो करने होंगे, सबसे पहले AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, सबसे पहला क्राइटेरिया तो आपके लिए ये हो जाएगा। देन आफ्टर इसी का वाइस वर्सा, तो वाइस वर्सा की अगर बात करें तो हो जाएगा DB अपॉन AD इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE। अब हम लोग बात करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स की, तो यहां पर ADE एंड ABC दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे, तो क्या होगा इस कंडीशन में हो जाएगा AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC। ये क्राइटेरिया बिल्कुल भी गलत मत करिएगा क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा है कि अगर हमने ये साइड 1 दे दी और DB 2 दे दी, हमने दे दिया DE 4 तो आप लोग बताते हो BC 8, लेकिन ऐसा नहीं है। 1:3 का रेशियो है ना, 1:3 का रेशियो, तो 4:12 जी ये आएगा BC इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, बिल्कुल भी रॉन्ग मत करिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग फंडामेंटल्स एंड फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं तो थेल्स थ्योरम की ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट्स और हम लोग आगे चलते हैं। तो थेल्स थ्योरम के बाद आपको पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन। आपको क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और अगर आपको आज भी ये बताना पड़े कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है तो आप बिल्कुल भी पेपर मत दीजिएगा, एग्जाम लीव कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता होगी और आपको पढ़ना है इसका एप्लीकेशन। दीज आर द 2 मेन पॉइंट्स ऑफ अवर चैप्टर ट्रायंगल्स। देन आफ्टर हम लोग मूव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नेम है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का जो वेटेज है वो है 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स की यानी है ट्रिग्नोमेट्री, कोई भी गलत करके नहीं आएगा क्योंकि आप पढ़ते हैं आपके अपने चैनल एजुस्विच से और आपको यहां पर सारी की सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 5 लेक्चर्स हैं, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हैं और वहां पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। देखिए
ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम लोग बात करें तो आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, लेकिन आपको सारे के सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। आपको यहां पर केवल और केवल दो चीजों पर ध्यान देना है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो सबसे पहले आपको इस पे वर्कआउट करना है। देन आफ्टर आपको करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मेट्रिक आइडेंटिटीज। चलिए, तो अगर हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो यहां पर आपके पास केवल और केवल सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा, यू हैव द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, एंड द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पाकिस्तान वाले ना सुन ले, कहते भैया हम भूखे प्यासे नहीं है, हमारे यहाँ बहुत होता है, तो ऐसा चलिए, लेकिन अब ये फॉर्मूला है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टैन, देन आफ्टर रिवर्स आ जाइए, कॉट, सेक एंड कोसेक। देन आफ्टर आपको यहां पर क्या पढ़ना है, देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा से चीजें मिल जाएंगी। और अगर हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, तो देयर आर 3 मेजर आइडेंटिटीज। द फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, एंड द सेकेंड वन इज sec square theta minus tan square theta is equals to 1, and the third one is cosec square theta minus cot square theta is equals to 1। अब यहां से कुछ डिराइवेटिव आइडेंटिटीज भी फॉर्म होती हैं, सच एज अगर हम लोग यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम एज अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, सेकेंड आइडेंटिटी पे अगर हम लोग वर्क करते हैं तो सेकेंड आइडेंटिटी में अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हमें मिलेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, एंड अगर हम टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम एज थर्ड आइडेंटिटी पे वर्क करेंगे तो यहां पर जो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड जो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी वो हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। These are the 3 मेजर आइडेंटिटीज। उसके अलावा मैं आपको देना चाहूंगा एक स्पेशल सी चीज, आपको पता है गुरु द्रोणाचार्य ने सब कुछ दिया लेकिन गुरु मंत्र नहीं दिया, तो मैं आपको यहाँ पर एक गुरु मंत्र देना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, और उस चीज को आपको फॉलो अप करना है कि कहीं पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन आ जाए तो आप देखिएगा क्या डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है, अगर लग रही है तो वेरी गुड, नहीं लग रही है तो आप क्या करोगे, उन सारे के सारे टर्म्स को स्प्लिट कर लीजिएगा इनटू साइन एंड कॉस में। देन आफ्टर आपका क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा, एंड दिस इज द गुरु मंत्र ऑफ योर फेवरेट टीचर योगेश सर। चलिए आगे की बात करते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है मेंसुरेशन। लेकिन थैंक्स कि आपको मेंसुरेशन में सारे के सारे चैप्टर्स अभी नहीं पढ़ने हैं, वो आपको पढ़ने हैं टर्म 2 में, और अभी जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। चलिए, तो यहां पर सर्कल की बात तो आपको आती है, सरफेस एरिया ऑफ मान लेते हैं सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। अब सर्कल की अगर हम लोग बात करें तो सर्कल का तो हमें पता है भैया, क्या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, सरकमफेरेंस का अगर क्वेश्चन आता है तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होती है हमारे पास 2 पाई आर। अगर कहीं पर एरिया आ जाए तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। सर्कल के बाद क्या लिखा हुआ है, सेक्टर। सेक्टर क्या है, सेक्टर तो जैसे केक काटते हो ना आप लोग, जैसे केक कट होता है वैसे ही मान लेते हैं ये सर्कल है हमारे पास, और ये द रीजन बिटवीन 2 करेस्पॉन्डिंग रेडियसेस एंड आर्क इज नोन एज द सेक्टर। तो चलिए यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर सेकंड नंबर एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास,
एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मीन्स टू से जो भी एंगल सबटेंड करेंगी हमारी टू रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क सेंटर पर, वही हो जाएगा हमारे लिए थीटा। या नहीं समझ में आया? अरे भाई कैसे हो आप लोग? ये हो गए आपके पास टू रेडियाई, ये हो गया आर्क, और ये जो एंगल सबटेंड हुआ ये हो गया थीटा। कितना सिंपल है ना। और ऐसे लाखों क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं और ऐसे हमारी 2 वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सेगमेंट की। तो सेगमेंट क्या है? मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई केक था और हमने ऐसे कट कर दिया। अब ये हमें नहीं पता केक कैसे कट करना है, हमने तो ऐसे कर दिया। ये सेंटर रहा होगा और ये हो गई हमारे पास 2 रेडियाई। और सेगमेंट की अगर बात करें, दिस इज द सेगमेंट, और जो आप अदर पार्ट है वो हो गया हमारे लिए सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। चलिए तो सेगमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा? तो उस कंडीशन में पहले तो पूरा हमारे पास सेक्टर था, और सेक्टर में अगर हम लोग ट्राइंगल माइनस कर दें तभी तो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा। मींस टू से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आएगा हमारे पास। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो तो हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 60 गिवन है तो सारे के सारे एंगल 60 हो जाएंगे, √3/4 ए स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो। अगर 90 गिवन है तो क्वाड्रेंट हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा एंगल आ गया जिसकी आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं पता है, देन आफ्टर आप क्या करोगे? तो आप अप्लाई करिएगा r²/2 साइन थीटा, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करिएगा। तो यहां से आपके के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल लग जाएंगे एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट के। चलिए अब बात करते हैं अगर वेटेज की, तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो है 4 मार्क्स का। और यहां से हम लोगों ने अपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर अप कर लिए हैं, और हमारे पास बचा है एक लास्ट चैप्टर जो कि है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपको देखिए, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि आप लोग उसके क्वेश्चंस बड़े इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की हम लोग यहां पर बात करेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी का जो वेटेज है वो है 3 मार्क्स का। प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में आएगी 3 मार्क्स की। तो 3 मार्क्स जो प्रोबेबिलिटी आएगी वहां से क्वेश्चंस कहां से बनेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग फंडामेंटल की बात करें तो आपको याद रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? हम लोग डिफाइन करते हैं जो भी पॉसिबल रिजल्ट होगा अपॉन पॉसिबल आउटकम्स होंगे, यहां से ही हमारे पास आती है प्रोबेबिलिटी। चलिए वेरी गुड, इतना तो आप समझ गए भैया। अब अगर आपको फाइंड करना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, तो आप चाहें तो रिजल्ट को भी माइनस कर सकते हैं ओवरऑल आउटकम से, या फिर आप एक काम करिएगा, आप एक फॉर्मूला रन रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट तो आपके पास होगी ही होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट को आप कैसे फाइंड करोगे? 1 से माइनस करा दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। देन आफ्टर, अब कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि इज द प्रोबेबिलिटी इज पॉसिबल, इज द प्रोबेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। देन आफ्टर आपको क्या करना है? देन आफ्टर आपको याद रखना है कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती, हाँ इक्वल हो सकती है। किस चीज की? इम्पॉसिबल इवेंट की। अगर मैं आपसे बोल दूं मेरी 2 नाक होने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल थिंग भाई, इम्पॉसिबल थिंग है ना, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। और किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, किस चीज की? यूनिवर्सल ट्रूथ, सन राइजेस इन द ईस्ट, वो कभी चेंज होगा? नहीं होगा, तो उसकी तो एग्जैक्ट 1 होगी। तो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है जब ये इम्पॉसिबल है, 1 हो सकती है जब ये बिल्कुल श्योर इवेंट है, अदरवाइज 0 से 1 के बीच होगी। ये 3 थिंग्स आपको प्रोबेबिलिटी के लिए याद रखनी है, और यहीं से आपका जो टर्म 1 का टॉपिक है वो कंप्लीट होगा, और आपके जो टोटल नंबर ऑफ वेटेज मार्क्स हैं वो ऑल चैप्टर्स के हैं 40, और आपके इंटरनल असेसमेंट आपको देने वाले हैं 10 मार्क्स, और टोटल नंबर ऑफ स्कोर है 50, जिसमें से आपको 48 तो लाने ही लाने हैं। अगर आप एजुस्विच प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं तो 48 मार्क्स तो आपको बिल्कुल लाने ही लाने होंगे।
तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन यहीं पर एंड करेंगे, हम आपसे विदा लेंगे। मैं आपका मैथ्स टीचर योगेश्वर आपको हार्दिक शुभकामनाएं, वेल विशेस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं टर्म 2 की स्टार्टिंग में।